राम राम। क्या हाल चाल है भाई सबके। आज दिन में कुछ खास करने को था नहीं, तो सोचा कि जैसे पहले दो कहानियां सुनाई हैं, आज एक और कहानी सुनाता हूं। हालांकि आज की कहानी पहली दोनों कहानियों से बिल्कुल अलग है। आज की कहानी है हॉरर। जी, आज की कहानी थोड़ा सा डराती है। ये कहानी है 1997 या फिर 1998 के आसपास की। उन दिनों में थिएटर किया करता था और उस दिन रिहर्सल थी श्रीराम सेंटर में। 9 साढ़े 9 बजे के आसपास हम लोग रात को रिहर्सल करके घर जाने के लिए निकले। मैं था और मेरे साथ 3 मेरे दोस्त थे और वो तीनों के तीनों बिहार से, सत्यकाम, विष्णु और ओपी। मैं रहता था लोनी पाइपलाइन पर और ये तीनों रहते थे मॉडल टाउन। हमारे ग्रुप में एक लड़का था जिसका नाम था करण। करण के घर पे ये तीनों के तीनों रेंट पे रहते थे और इत्तेफाक से उस दिन करण रिहर्सल पर आया नहीं था। तो ऑडिटोरियम से हम चारों बस पकड़ने के लिए निकले। मैंने अपनी बस पकड़ी मंडी हाउस से और इन तीनों को बस पकड़नी थी आईटीओ से, इसलिए ये लोग वॉक करते हुए आईटीओ की तरफ निकल गए। अब आप पूछेंगे कि जब ये तीनों आईटीओ की तरफ निकल गए और मैंने वहां से बस पकड़ ली तो फिर मैं ये कहानी सुना कैसे रहा हूं। तो भाई मैं कहानी इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि इसके क्लाइमेक्स वाले दिन मैं इन लोगों के घर पर गया था और तब इन्होंने पूरी घटना मुझे सुनाई। तो हुआ ये कि जब ये तीनों वहां से वॉक करते हुए निकले आईटीओ की तरफ, तो आईटीओ पर एक रेलवे ब्रिज है। अगर कुछ लोग दिल्ली से हैं तो वो इस बात से वाकिफ होंगे कि वहां पर एक रेलवे का ब्रिज है आईटीओ पर। तो चूंकि रात का समय था तो इन्हें टॉयलेट आया। इन तीनों ने उस आईटीओ के ब्रिज के नीचे पेशाब किया और पेशाब करने के बाद फिर ये आगे बस स्टॉप की तरफ निकल गए और वहां से पकड़ी इन्होंने बस, और बस पकड़कर ये पहुंच गए घर। घर पहुंचते पहुंचते इन्हें बज गए करीब 11 साढ़े 11 के आसपास। अब चूंकि तीनों बैचलर्स थे तो भाई खाने पीने का जुगाड़ भी खुद ही करना था। इनमें से विष्णु और सत्यकाम खाना बनाने में लग गए। तो खाना बनाते बनाते अचानक से सत्यकाम की नजर पड़ी ओपी पर और उसने देखा कि ओपी बाहर जो बैल्कनी टाइप काफी एरिया था और बाहर जैसे दिल्ली में अमूमन बाहर बैल्कनी इस पे जो रेलिंग्स लगी होती हैं, वो बैल्कनी की उस रेलिंग पे खड़ा हुआ है और बाहर की तरफ झुका हुआ है और काफी ज्यादा झुका हुआ था। तो सत्यकाम को देख के बड़ा अजीब सा लगा। खैर शायद भूख बहुत जोर से लगी होगी तो उसने उस बात पे गौर नहीं किया और वो फिर दोबारा खाना बनाने में फिर बिजी हो गया। खाना बनाते बनाते फिर उसकी दोबारा नजर पड़ी तो उसने देखा कि अब ओपी जो है वो बहुत ज्यादा झुका हुआ है रेलिंग की तरफ। मतलब देखने पर ऐसे लग रहा था कि शायद कहीं नीचे ना गिर जाए। तो उसने आवाज लगाई, ओपी। कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया। उसने फिर आवाज लगाई, ओपी। फिर दोबारा कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो सत्यकाम को लगा हो सकता है शायद कुछ सोच रहा हो या अपनी दुनिया में कहीं बिजी हो। वो फिर खाना बनाने में लग गया। विष्णु भी काम कर रहा था। अचानक से फिर विष्णु की नजर पड़ी और उसने देखा कि ओपी ने जो है अपना एक पैर रेलिंग की दूसरी तरफ रख लिया है। उसे देख के बड़ा अजीब सा लगा। वो बड़ी जोर से चिल्लाया, ओपी। फिर दोबारा उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो ये देखते हैं कि ओपी ने अपना पैर जो है वापस ले लिया रेलिंग से और इन्हें लगा कि हो सकता है कि शायद मजाक कर रहा हो। और बाहर की तरफ इतनी रोशनी भी नहीं थी, एक छोटा सा बल्ब ही जल रहा था। और ये दोनों फिर खाना बनाने में फिर बिजी हो गए। इसी बीच में ओपी जो था वो पानी पीने के लिए आया और उसने जो है पानी पीना शुरू किया। भाई अमूमन आदमी जो है अगर किसी को भी प्यास लगी हो तो वो 1 गिलास पानी पी लेगा, 2 गिलास पानी पी लेगा, 1 लीटर पानी पी लेगा। लेकिन ओपी जो है वो लगातार पानी पीता जा रहा था और इस पानी पीने का जो पूरा प्रोसेस था इस पर सत्यकाम की नजर पड़ी और उसने रियलाइज किया कि ओपी कुछ हद से ज्यादा ही पानी पी रहा है। मतलब गुरु वो इतना पानी पी गया कि अगर मैं ये कहूं कि
अगर आधा बाल्टी भी पानी पी गया होगा तो भी उसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है। और इतना पानी पीने के बाद उसका पेट फूल के ना बिल्कुल ऐसे हो गया जैसे कि प्रेग्नेंट लेडी का होता है, पेट फूल गया उसका पानी पी के। तो इन्हें लगा कि यार मतलब बात तो बड़ी अजीब सी थी, डाइजेस्ट होने वाली बात तो नहीं थी, लेकिन फिर भी इन्होंने जो है उस पूरी पानी पीने वाली घटना को जो है थोड़ा सा अनदेखा कर दिया और ये लोग फिर उसी में बिजी हो गए। इधर सत्यकाम जो है जब खाना बना रहा था तो खाना बनाते बनाते उसकी अचानक से फिर दोबारा नजर गई और उसने देखा है कि ओपी फिर दोबारा उसी रेलिंग पे है और अब वो पहले से अब वो ज्यादा झुका हुआ है बाहर की तरफ। मतलब देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि शायद अभी ऊपर से नीचे छलांग मार देगा। ये देखते ही सत्यकाम को बड़ा अजीब सा लगा, उसने फिर आवाज लगाई ओपी। उधर से फिर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया और इससे पहले वो इतना सारा पानी पी चुका था वो। तो सत्यकाम ने विष्णु की तरफ देखा तो विष्णु का भी ध्यान उस तरफ गया, उसको भी देख के बड़ा अजीब सा लगा। इन्हें लगा कि यार मतलब ऐसा कैसे, कहीं ऐसा तो नहीं कि शायद कुछ अचानक से कुछ बीमार हो गया हो, या होता है ना कि देखने के बाद लगता है कि यार कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये दोनों वहां से जो है दबे पांव उसके पास गए और जाने के बाद जब उसको उसके पास पहुंचे और फिर उसे हल्की सी आवाज लगाई ओपी, उसका फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तब सत्यकाम ने उसे पीछे से उसके शोल्डर पे उसके हाथ मारा और बोला ओपी। और जब ओपी पलटा उसकी सूरत देखे इन दोनों की हालत खराब हो गई। ओपी की आंखें ना बिल्कुल लाल थी और ऐसे बड़ी बड़ी आंखें निकली हुई थी उसकी, और फेस एकदम लाल सुर्ख। ये दोनों पहले देख के तो थोड़ा सा शक पकाए, फिर इन्हें लगा हो सकता है कि शायद ओपी मजाक कर रहा हो। तो उन्होंने फिर जो है ओपी को कहा ओपी, और जैसे किसी के फेस पे ऐसे थपथपाते हैं ना, ओपी ए ओपी ए ओपी ओपी, अबे तू मजाक मत कर, तू मजाक कर रहा है ना, तू साले तू डरा मत है, ऐसे हरकत मत कर, वैसे भी रात का समय गलत बात ऐसे मत कर, ऐसे मत कर। भाई कोई मजाक कर रहा हो तो 10 सेकंड में, 20 सेकंड में, 30 सेकंड में, 1 मिनट में कहीं ना कहीं जो आदमी नॉर्मल हो जाता है और बोल देता है कि नहीं यार मैं तो मजाक कर रहा हूं। लेकिन ओपी जस का तस, तो जैसे ही उन्होंने उसको जो है छुआ थोड़ा सा कि ओपी मजाक मत कर, तो विष्णु को रियलाइज हुआ कि उसकी बॉडी ना बिल्कुल टाइट हो गई है, एकदम से स्टिफ हो गई है और फेस भी ना उसका और ज्यादा रेड होता जा रहा है और आंखें उसकी और थोड़ी सी बड़ी होती जा रही है। अब इन्हें लगा कि यार मतलब कहीं सच में सीरियसली कुछ हो तो नहीं है। उन्होंने कहा ओपी ओपी। अचानक से ओपी ने जो रिस्पॉन्ड किया, वो रिस्पॉन्ड करते ही भाई साहब इन दोनों की हालत खराब हो गई। ओपी के मुंह से सिर्फ एक ही साउंड निकली, भाई साहब दिन के उजाले में भी अगर कोई ऐसी साउंड सुन ले ना तो भी अच्छा खासा आदमी एक बार को डर जाए, और उन दोनों के साथ भी ऐसा हुआ। उन्हें हल्की सी सिरहन सी महसूस हुई। सत्यकाम ने कहा ओपी ओपी, जैसे जैसे ओपी कहते जाए वैसे वैसे उसकी साउंड बढ़ती जाए, ओपी ओपी। इन्हें लगा कि गुरु कुछ तो प्रॉब्लम है, और इन दोनों ने ओपी को पकड़ा। इन्हें लगा कहीं ऐसा ना हो कि यार इसकी हालत अंदर से खराब हो रही है, ऊपर से जंप मार जाए, और इन्होंने उसको जो है थोड़ी मजबूती के साथ पकड़ के जैसे खींचने की कोशिश करी, ओपी ने तुरंत से इनका हाथ जकड़ दिया और एकदम से। मेरा कुछ समझ में नहीं आया कि यार ये हो क्या रहा है। ओपी ने विष्णु को देखा और फिर विष्णु ने सत्यकाम को, और उन्हें लगा कि नहीं यार मतलब नाउ देयर इज समथिंग बिग। और इधर ओपी दोबारा जो है रेलिंग पे झूलने लगा, और मतलब लिटरली वो झूल के ऐसे था कि वो अब कूदा के तब कूदा। भाई साहब इन दोनों ने 1 सेकंड देरी नहीं लगाई और ओपी को पकड़ा कस के, और जैसे ही उसको घर के अंदर खींचने लगे और उसने बड़ी फोर्स के साथ उन्हें धक्का दिया, और विष्णु ना पटाख से जाके जो है दीवार में जाके लगा। जैसे हम फिल्मों में सीन देखते हैं ना कि हीरो विलन को धक्का देता है, बड़ी जोर से उसको किक मारता है, और विलन जो है शराक से जाके जो है दीवार पे जाके लगता है। लिटरली ऐसे विष्णु जाके दीवार पे लगा, बहुत ही फोर्स के साथ वो धक्का दिया गया था। और
विष्णु धम से जैसे जाके दीवार पे लगा, वो बेचारा उठा और दोनों ने जब उसको कस के पकड़ा तो उन दोनों ने बताया कि भाई हम दोनों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी उसको संभालने के लिए और उसको पूरा कब्जाने के लिए जितना दम था पूरा का पूरा दम लगा दिया था उसको संभालने में, जिसमें कि ओपी की हाइट जो थी वो भी करीब 6 फीट के आसपास थी, दुबला पतला सा, उसके दांत बाहर को निकले हुए थे यूं करके, उसका फेस भी हल्का सा डरावना था और ऊपर से कम उम्र, और उन दोनों की भी हाइट अच्छी थी। विष्णु की हाइट भी करीब 5'11" के आसपास थी और सत्यकाम की भी हाइट 5'10" के आसपास थी और 23-24 साल के जो है लौंडे थे, मतलब बदन से बिल्कुल कटे हुए दोनों के दोनों लड़के। उन दोनों ने पूरी फोर्स लगाई उसको पकड़ने में और उसको जो है मतलब कस लिया, लेकिन उसके बाद भी ओपी उन दोनों के बस में नहीं आ रहा है। भयंकर शक्ति ओपी के अंदर, और वो उसको खींचे और वो चिल्लाया और वो उसको खींच रहा है और फेस उसका पूरा हेड और बदन उसका पूरा पकड़ गया है और इन दोनों ने उसको बड़ी जबरदस्ती खींच के रूम के अंदर लेकर गए और उसको पटका और पटकने के बाद बाहर का दरवाजा बंद कर दिया। अब दोनों एक दूसरे को देखकर कुछ समझ में ना आया कि गुरु ये हुआ है तो हुआ क्या है। और अभी खिड़की में से ओपी को झांक कर देख रहे हैं और ओपी एक कोने में बैठा हुआ है ऐसे करके, और उसके मुंह से सिर्फ एक ही साउंड आ रही है, क्योंकि नॉर्मल घटना नहीं थी। अगर नॉर्मल घटना हो तो फिर भी इंसान कुछ ना कुछ अंदाजा लगा लेता है, किसी न किसी के नतीजे पहुंच जाता है, लेकिन ये बहुत ही एबनॉर्मल घटना थी तो दोनों कुछ समझ में नहीं आ रहा था। खैर बेचारे खाना वाना सब भूल गए, कुछ नहीं, और चूंकि रात बहुत हो चुकी थी तो कहीं जा भी नहीं सकते थे, किसी को कुछ बता भी नहीं सकते थे, और बताएं तो बताएं भी क्या। आदमी बीमार हुआ हो, कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ चीज समझ में आए तो किसी को इन्फॉर्म भी करें कि यार ऐसा ऐसा कुछ हो गया है, तो दोनों कुछ समझ में नहीं आ रहा था। खैर किसी तरह से दोनों ने पूरी रात काटी और अगली सुबह इन्होंने करण को ये बात बताई, बिल्कुल सुबह सुबह। करण अपनी मम्मी के साथ नीचे ग्राउंड फ्लोर पर रहता था, तो करण को जब इस बात का पता चला तो करण ने ये बात अपनी मम्मी को बताई, और करण की मम्मी जब ऊपर आई और उन्होंने खिड़की से झांक के ओपी को देखा तो सुबह के समय भी ओपी जो है वो वैसा का वैसे ही बैठा हुआ था। उसकी हालत देख के करण की मम्मी ने विष्णु और सत्यकाम से पूछा कि बेटा ये बताओ कि कल पूरे दिन तुम दोनों की दिनचर्या थी क्या। तो उन्होंने बताया कि आंटी कुछ नहीं, रोज की तरह सुबह हम लोग वही गए थे प्ले करने के लिए और पूरे दिन रिहर्सल की, और रिहर्सल करने के बाद शाम को वही 9 साढ़े 9 बजे वहां से वॉक करते हुए हम लोग जो है ITO आए और वहां से बस पकड़ी। तो उन्होंने कहा कि इसके बीच में कुछ और भी कुछ किया, तो जैसे आदमी कैजुअली बोल देता कि हाँ आंटी उसके बीच में हम लोगों ने जो है वो ITO के ब्रिज के नीचे जो है प्लेट किया था हम तीनों ने। तो ये सुनते ही करण की मम्मी को थोड़ा सा कुछ खटका, तो उन्होंने कहा कि बेटा टॉयलेट किया था खुले में। तो उन्होंने कहा आंटी ये कहाँ पर किया था। तो विष्णु को थोड़ा सा कुछ रियलाइज हुआ और उसने कहा कि आंटी हम थोड़ी थोड़ी दूरी पे जो है टॉयलेट कर रहे थे, लेकिन ओपी ने जो है वो एक पेड़ के नीचे टॉयलेट किया था। उन्होंने पूछा कि पेड़ किस चीज का था, तो विष्णु ने बताया कि आंटी वो पीपल का पेड़ था। पीपल का पेड़ कहती है आंटी समझ गई बात को। तो उन्होंने कहा कि बेटा ये बहुत गलत किया इसने। तो विष्णु ने कहा कि आंटी मैंने भी इसको मना किया था जब ये टॉयलेट कर रहा था वहां पे, तो मैंने कहा था इसको कि ओपी ये पीपल का पेड़ है और पीपल के पेड़ के नीचे टॉयलेट नहीं करते हैं, लेकिन इसने जो है हंसी में बात उड़ा दी और आपको पता ही है इसका नेचर ये कहाँ मानने वाला है। तो आंटी ने कहा कि बेटा कुछ प्रॉब्लम है ना, ये शायद आप लोग पता नहीं कितना समझोगे इस बात को और कितना नहीं समझ पाओगे। आप दोनों एक काम करो, वहीं उसी जो रेलवे का जो ब्रिज है वहीं पर ना हनुमान जी का बड़ा सिद्ध मंदिर है। तो उन्होंने कहा हाँ आंटी जी वहाँ पे हनुमान जी का सिद्ध मंदिर है और हम अक्सर जाते भी हैं वहाँ पर, मंदिर भी जाते हैं और वहाँ पर जो है ढाबा भी है, तो जब कभी लेट हो जाते हैं तो फिर वहाँ पे ग्रुप के साथ खाने भी चले जाते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ बेटा वहीं पे ही।
उस हनुमान जी के मंदिर से जो हनुमान जी के ऊपर जो सिंदूर होता है वो उनके चरणों में से वो सिंदूर लेकर आओ और वहां से हनुमान जी की भभूत लेकर आओ और अभी जाओ। भाई ये दोनों तुरंत वहां से निकले, आईटीओ पहुंचे मंदिर पे, वहां से सिंदूर लिया और हनुमान जी की भभूत ली और वो दोनों चीज लेकर ये वापस आए। अब चूंकि जो करुण की मम्मी जो थी वो झाड़ फूक करना थोड़ा जानती थी, वो है ना, तो उनके लिए ये चीज कोई नई नहीं थी। उन्होंने जो है ओपी के रूम का दरवाजा खोला और दरवाजा खोलने के बाद ओपी वो सेम बिल्कुल तब भी वो वैसे का वैसे ही बैठा हुआ था और अपने सर को जो है दोनों पैरों के बीच में दबाकर, और उसका फेस बिल्कुल वैसे ही था। और उनको देखते ही उसकी जो साउंड थी, उस साउंड का वॉल्यूम और ज्यादा बढ़ गया। अब चूंकि आंटी के लिए कोई नई बात तो थी, तो आंटी ने विष्णु और सत्यकाम को बोला कि इसको ना तुम लोग कस के पकड़ लो। और उन दोनों ने भाई साहब उसको कस के पकड़ा और पकड़ने के बाद बाहर जो खाली स्पेस था वहां पर उसको लाया गया और वहां पर उसको बैठाया। और बैठाने के बाद आंटी ने भभूत और जो सिंदूर जो आया था, सिंदूर उसको लगाया, भभूत उसके ऊपर, भभूत के साथ उसका पूरा ट्रीटमेंट किया। और उसके बाद जब आंटी ने उससे पूछा कि तू ये बता तू है कौन, तो भाई वहां से जो रिस्पॉन्ड आया वो विश्वास से परे है। जैसे हम हिंदी फिल्म्स के अंदर देखते हैं ना, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही था। तो जब आंटी ने बड़े सख्त लहजे में पूछा उससे कि बता तू कौन है, इसके साथ कैसे आई, तो सेम उसकी वही साउंड, बिल्कुल उसी साउंड के साथ उसने रिस्पॉन्ड किया, बता तू कैसे आई। और बड़ी तड़प के साथ जो उसने रिस्पॉन्ड किया और उसने बताया कि जब ये वहां पर टॉयलेट कर रहा था तो मैं उस पेड़ के ऊपर थी और ये मुझे बहुत पसंद आया और मैं इसके साथ घर तक चली आई। ये सुनते ही सबके ना रोंगटे खड़े हो गए, और खास करके विष्णु के और सत्यकाम के, क्योंकि आज से पहले ये सीन उन्होंने खाली फिल्म्स के में ही देखा था या फिर लोगों से ये किस्से सुने थे, लेकिन आज ये सारी चीजें उनके सामने हो रही थी। और वो जो आत्मा थी वो ओपी का शरीर छोड़ने के लिए तैयार नहीं, और आंटी है कि उसको भगाने पर तुली हुई है। और ये पूरा दोनों का युद्ध था एक तरह का, और जो कि वो साक्षात घट रहा था। और आंटी अपनी पूरी फोर्स के साथ और हनुमान जी के भभूत के साथ उसको वहां से भगा रही हैं। और फाइनली इस युद्ध की समाप्ति इस बात पर हुई कि वो वहां से जाने के लिए तैयार हो गई, और फाइनली फिर वो वहां से वो चली गई। और इस पूरे प्रोसेस के अंदर जो ओपी की जो हालत थी वो बिल्कुल एक मुर्दे की तरह थी, जिसे शायद कुछ नहीं पता था कि वो खुद कैसे रिएक्ट कर रहा है। बिल्कुल मरणावस्था में उसकी हालत थी, और उसके सिर्फ एक ही मतलब जैसे उसके पूरी शरीर के ऊपर और उसकी सारी चीजों के ऊपर किसी चीज ने कब्जा कर लिया था, जो कि सही बात भी थी। वो बिल्कुल वो कैप्चर कर रखा था उसको, और बिल्कुल वो ऐसा था। जैसे एक शरीर में से जब कोई आत्मा निकलती होगी तो कितनी तड़प होती होगी, इस बात को महसूस किया जा सकता है। और फाइनली वो आत्मा ओपी के शरीर में से निकल गई, और निकलने के बाद जो ओपी का शरीर था वो बिल्कुल निढाल, जैसे जान ना हो उसके शरीर में। और फिर इसको वापस जो है अंदर रूम में जाके लिटा दिया गया, और शाम तक उसकी हालत ठीक हो गई। नेक्स्ट डे जब विष्णु और सत्यकाम रिहर्सल में आए और जब उन्होंने मुझे घटना बताई, उसके बाद मैं उसी शाम को उनके साथ उनके घर गया ऑफिस से मिलने के लिए। वहां ऑफिस से बात हुई, ऑफिस तब तक जो है नॉर्मल हो गया था। कुछ बातें जो उसने महसूस करी वो उसने कुछ बातें बताई, बाकी करण ने बताई, करण की मम्मी ने बताई, विष्णु ने बताई और सत्यकाम ने सारी बताई, और वही एज इट इज बातें मैंने आपको बताई। और इसमें कमाल की बात यह है कि
से करीब 15-20 दिन पहले ओपी से मेरी बात हुई थी, और उससे पहले भी ओपी से कई बार काफी बीच बीच में अंतराल में उससे बातें होती रहती हैं, और अक्सर हम इस घटना के बारे में बात कर लेते हैं, बड़ी जोर जोर से हंसते हैं। बाकी इस कहानी के माध्यम से मैं समाज के अंदर कोई अंधविश्वास नहीं फैलाना चाहता हूँ, है ना, और ना ही इस तरह की भ्रांतियों पर यकीन करने की सलाह देता हूँ। लेकिन हाँ, ये सच बात है कि ये बिल्कुल सच्ची घटना है जिसको जीवन में मैंने महसूस किया, और जो घटना घटी। तो बताइएगा ये कहानी आपको कैसे लगी, और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी आगे भी आपको मैं इस तरह की अपने जीवन की छोटी छोटी कहानियां जो मेरे जीवन में घटी हैं, जिनका मैं या तो प्रत्यक्ष रूप से साक्षी रहा हूं या अप्रत्यक्ष रूप से साक्षी रहा हूं, वो सब सुनाता रहूंगा। हमेशा की तरह लास्ट में जैसा कि मैं बोलता हूं, और उसी बात के साथ अपना आज का ब्लॉग खत्म करता हूं। राम राम, राम राम।